कभी वो वक्त भी था जब पुष्पा कहा करती थी कि डेथ सेल में मुझे मेकअप नहीं दिया जाता था, मैं चपेड़े मारकर अपना बोथा लाल करती थी। लेकिन आज असेंबली में नानी के पास मेकअप भी था और प्राइम पेन के बगैर ड्राई क्लीन किया हुआ लाखों रुपए का जोड़ा भी था। पाँव में पहना जूता भी 3-4 लाख का था और प्लास्टिक सर्जरी भी भरपूर चमक रही थी। गरीबों के मसाइल पर दर्दनाक अंदाज में बहस मुबासा करेगी। नानी कहा करती थी कि वो रास्ता बड़ा आसान है, वो रास्ता मुझे भी आता है, उस रास्ते में बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और आज असेंबली में 24 करोड़ के सामने मुस्तफा ने वही हाथ फिर से जोड़ लिए हैं। मगर डाकू रानी को आवाम की अदालत से माफी मिलने की कतई कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले ही रोज तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान ने नूनियों की बाजी को नाको चने चबा दिए हैं। ईवान में जो नारे गूंजे हैं वो इस शदीद नफरत का इजहार है जो आवाम के मैंडेट पर डाका पड़ने के बाद एक कुदरती रतमल है। नानी के लिए वजारत आला मेकअप और कपड़ों की नुमाइश का एक जरिया है, जबकि यहाँ 13 करोड़ आवाम अपने हकीकी नुमाइंदे के ना मिलने पर शदीद तरीन मायूसी का शिकार है। मरियम नवाज की वजारत आला में कनीजों के ओहदे कुछ यूँ होंगे: मावन हुसूसी बराए ड्रेसिंग, मावन हुसूसी बराए मेकअप, मशीर हुसूसी बराए सर्जरी, मावन हुसूसी बराए फोटोग्राफी, मावन हुसूसी बराए स्टील ग्लास, मशीर हुसूसी बराए ऑडियोज वीडियोज। और इन्हीं वजारतों से नानी की सारी प्लानिंग बाजी हो जाती है। कहने को मरियम नवाज की ना कोई जायदाद है, ना उसकी इनकम का कोई जरिया है, मगर पहली रोज असेंबली में आने के लिए उसकी तैयारी करोड़ में पड़ गई है। क्या आपको मालूम है कि इस सारी तैयारी में कितने लाख के कपड़े, जूते और मेकअप इस्तेमाल हुआ है? मेरे ख्याल में मरियम नवाज को पंजाब के बजट से हतीब रकम मंजूर करवा के अपने मेकअप पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तो बस अपनी खूबसूरती और जवानी पर तवज्जो देगी बस, और मेकअप पर दरामदी ड्यूटी भी बढ़ा देगी ताकि मेकअप को आम औरत भी पहुंच से दूर रखा जा सके। अभी उसे बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड तैयार करने वाली औरतों को मरियम नवाज ने मॉडल टाउन बुला लिया है। बस रोज नया करोड़ों की मालियत का सूट होगा, महंगा मेकअप, महंगे जूते, लाहौर की सारी पुलिस का प्रोटोकॉल होगा और पंजाब वालों ने बस उसे देख देख कर गुजारा करना है। मरियम नवाज ने मिनटों के हिसाब से पहले मेकअप करना है, फिर मॉडलिंग करनी है। उसकी झूठी तारीफों के लिए कनीज मरियम औरंगजेब को हायर कर रखा है। उसने सारा दिन उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधने हैं। शरीफ टब्बर ने पाकिस्तानी सियासत को भी स्टार प्लस का ड्रामा बना रखा है। इनकी कहानी इनसे शुरू होकर उन पर ही खत्म हो जाती है। जब कुलसूम नवाज बिस्तर मरीज पर एड़िया रगड़ रगड़ कर हारी थी तो एन उस वक्त मरियम नवाज पहले 120 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मेकअप और म्यूजिक से भरपूर जलसे और इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। हमें याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो के याद ना हो। उसके बाद अपने कुदरती मौत मरने वाले रिश्तेदारों की मौत का सिलसिला यूं सुनाएंगे जैसे खुदा न खास्ता किसी ने इन्हें जानबूझकर मार दिया हो, जबकि मौत बरहक है और जब अल्लाह का हुक्म हो उसे कोई टाल नहीं सकता और अल्लाह की रजा में राजी रहने में ही आफियत है। मरियम नवाज से किसी को भी कोई ज्यादा तवक्का नहीं। ये फैसला नून लीग के लिए बहुत महंगा साबित होगा। ऐसी औरत जो घंटों मेकअप में जाया कर दे वो क्या सुबह चलाएगी? एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक भी इन्हीं की वजह से खराब होंगे। अलबत्ता शहबाज शरीफ पंजाब पर तवज्जो देते रहे तो ठीक रहता, मगर उनकी नजर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर है जिसे वो संभाल तो नहीं सकते, अलबत्ता उस कुर्सी पर बैठकर झूले जरूर ले सकते हैं। मरियम नवाज को अपने पेशनों से फुर्सत मिलेगी तो वो आम आवाम की नुमाइंदगी करेगी। उसके कपड़े, मेकअप, एटीट्यूड देखकर लगता है कि आवाम और उसके दरमियान सदियों का फासला है। मरियम को आवाम का पैसा चोरी करने में वालिद की मदद करने पर 7 साल की सजा हुई थी, मगर 1 साल तक नहीं गुजारा। जेल में मरियम नाइट ड्रेस पहनती थी, मेकअप के साथ अदालत हाजिरी होती थी। हमजा तो पुलिस वालों को उंगलियां दिखाता था, डॉक्टर रिजवान को धमकी भी दी थी। नवाज डील करके निकल गया था और आज उसी खानदान को दिन दिहाड़े सरेआम कुली दांजली के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। 32 सीटों वाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बन गई। 17 सीटों वाला वजीर आजम, 24 सीटों वाला सदर बन गया है। इस मुल्क का निजाम इंसाफ और 2/3 से जीतने वाला सलाहों के पीछे जिंदान में कैद है। अवाम ने नून लीग को इबरतनाक तरीके से मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इस टोले को जिससे अवाम नफरत करते हैं उसे न जाने दोबारा क्यों मुसल्लत करने के लिए इतनी दौड़ डोक जारी है। ये जो पंजाब असेंबली में हल्फ उठाए गए हैं, इस हल्फ का मजाक सिर्फ पाकिस्तान में उड़ाया जाता है। ये हल्फ हमारे मुल्क में कोई माना नहीं रखता। हल्फ को भी एक रस्म बना दिया गया है। यहाँ चंद खानदान यही हल्फ उठाने के बाद सारा वक्त मुल्क लूटते हैं और अपने खानदानों के लिए जायदादें बनाते हैं जो उनके साथ पश्ते बैठ कर काती है। पंजाब को एक ऐसी औरत के हवाले किया जा रहा है जिसकी इंतकामी कार्रवाई का पहला शिकार इमरान रियाज बने हैं। पंजाब की सरजमीन इस वक्त पश्चातियत के हथकंडों का शिकार है। जब एक मुल्क की आवाम को उसके असल जमहूरी हक से महरूम कर दिया जाएगा तो ऐसे मुल्क का मुस्तकबिल का क्या होगा खुदा जानता है। जिस औरत ने होम मिनिस्ट्री इसलिए की हो कि हर रोज वो रेम होकर के अपने कपड़े, जूतों और मेकअप की तशहीर करती रही, उस सूबे के इंतजाम का अल्लाह ही हाफिज है। इस बार पीटीआई इन्हें तगड़ी अपोजिशन देने वाली है। मीडियम सर्जरी क्वीन वजारत आला का शौक पूरा कर लें, पीटीआई उनके सारे शौक निकालेगी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि जंग जमल के मौके पर वो जुमला मेरे काम आ गया जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। मैं इरादा कर चुका था कि असहाबे जमल आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपके लश्कर के साथ शरीक होकर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोट से लड़ूं। उन्होंने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अहले पारस ने कसरा की लड़की
کو وراثت تخت و تاج بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلان نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ یہ لوگ حق ایمانداری کے ساتھ ملک چلائیں گے جو خود چور کی بنیاد پر منتخب کرائے گئے ہیں۔ مریم نانی کچھ اس طرح اپنا حلف اٹھائے گی، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی قانون عقائد کے ضوابط مینڈیٹ چوری کر کے پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی ہی چوری کرتی رہوں گی جیسے میرے والد اور چچا کرتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے میری پاکستان اور دنیا بھر میں جائیداد ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی جعلی فارم 47 کے ساتھ اس اسمبلی میں جا کر حلف اٹھائیں گے جہاں باہر بہت بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جو الیکشن جیتے ہی نہیں وہ حلف اٹھا کر اللہ کے وجود سے انکاری ہے یا قرآن سے انکاری ہے۔ عوام نے تو ووٹ دے دیے، اب معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے۔ پاکستانیوں نے اپنے قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ کیلبری رانی ویڈیوز والی سرکار کسی محلے کی پپی کٹنی تو لگ سکتی ہے، وزیر اعلیٰ نہیں۔ بنانا ریپبلک میں ہم شاید یہ بھی ہوتا دیکھیں گے، لیکن اپنی سیٹیں تک ہر جانے والی کو کسی صورت لوگ قبول نہیں کریں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج اور مزاحمت نہ کرے، IMF کو خط نہ لکھے کیونکہ ایسا کرنے سے ملک بھی فال کر جائے گا، جمعیت احتجاج نہ کرے کیونکہ ایسا کرنے سے عدم استحکام آ جائے گا، GDA دھرنا نہ دے کیونکہ ملک ان حالات کا متحمل نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے کیوں ان جماعتوں کو ان اقدامات پر مجبور کر رہے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والے ہی ممکنہ مالی خطرات اور سیاسی انتظامی عدم استحکام اور خراب حالات کے ذمہ دار ہوں گے۔ نون لیگ کو صوبائی اسمبلی میں 297 میں سے 42 سیٹیں اور قومی میں 261 میں صرف 17، باقی تمام نون لیگ کی نشستیں فارم 47 کے جوڑ کی پیداوار ہیں۔ حکم ہوا ہے کہ اس ناانصافی کے گونٹ چپ چاپ پی لو۔ سید ابو علالہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ناجائز ذرائع سے برسر اقتدار آنے والے کبھی نیک نیت نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اسمبلی کا امیدوار ہونا ضروری ہے اور اسمبلی کا امیدوار ہونے کے لیے الیکشن لڑ کر جیتنا ضروری ہے۔ اگر آپ الیکشن تو ہار جائے اور وزیر اعلیٰ بن جائے تو سمجھ لے جن لوگوں پر آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان لوگوں کی قسمت ہاری ہوئی ہے۔ بن کے اکادی صاحب بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا۔ چورو چکو کی قدر کرو کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا۔ ایک بحث شروع ہے اور حکومت کے لیے حمایت رکھنے والے بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ قرض رکوانے کے لیے IMF کو خط لکھنے کی بات کرتا، اور اس کو ملک دشمنی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی جا رہی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ سارے حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہوگا، پھر اس پر رائے قائم کرنا ہوگی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے امیدواروں کو جعلسازی سے ہرانا داندلی کر کے لوگوں کی رائے پر ڈاکہ ڈالنا سیاسی اور ذاتی مفادات کو ملکی مفادات سے اوپر کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ عمران خان نے IMF کو خط لکھنے کی بات داندلی اور جعلسازی کے رد عمل میں اس وقت کی ہے جب ہماری عدالتیں بیوروکریسی اور ریاست انصاف فراہم کرنے سے انکاری ہے۔ کسی بھی عمل کے رد عمل پر تنقید سے پہلے عمل کو دیکھنا پڑے گا، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر داندلی اور بے ایمانی سے شکست کھانے والوں کو جیتا ہوا ظاہر نہ کیا جاتا تو IMF کو خط لکھنے کی بات ہی نہ ہوتی۔ اس لیے صرف عمران خان پر تنقید مناسب نہیں ہے، داندلی کر کے ایسی صورتحال پیدا کرنے والی نکالوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت بھی ہے۔ عمران خان جس کو جیل میں 200 دن ہو گئے، جس نے پاکستان کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا، جس کے لیے وہ کہتے تھے ختم ہو جائے گا، آج ان کے مخالفین خود ختم ہو گئے ہیں اور وہ آج بھی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔